ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू সার্চ টু রিসার্চ। সার্চ টু রিসার্চ বিএসএসসিআই এর একটি অন্যতম উদ্যোগ, যে উদ্যোগে আমরা আগামীর রিসার্চারদেরকে নতুন পথ দেখায়। মূলত এমএ পাস করার পর আমরা প্রত্যেকেই রিসার্চ করার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ি, কিন্তু আমাদের রিসার্চ টপিক কি হবে, কি ধরনের টপিকে রিসার্চ খুব ইন্টারেস্টিং হবে, টপিক চয়ন কিভাবে করব, এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা সন্দিহান থাকে। এবং সেই সন্দিহান, সেই গ্যাপটা পূরণ করার জন্যই আমরা শরণাপন্ন হই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ সমস্ত জায়গার প্রফেসর, তাদের সঙ্গে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে। তারা তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন এবং আমাদের গাইড করেন, তোমাদেরকে গাইড করেন যে ঠিক কি ধরনের টপিক হতে পারে, কি নিয়ে এগোনো যেতে পারে। আজকে সেরকমই একটি সত্রে আমরা পুনরায় এসে হাজির হয়েছি, যে সত্রটা আমার মনে হয় এতদিন সার্চ টু রিসার্চে যতগুলো সেশন হয়েছে সব থেকে আলাদা। আজকের সত্রটা মূলত ফিমেল ক্যারেক্টার্স ইন সংস্কৃত লিটারেচার, সংস্কৃত সাহিত্যে নারী বা স্ত্রী চরিত্র, তাদের উপরে কি ধরনের কাজ হতে পারে সেটা নিয়ে আজকের এই সম্পূর্ণ সেশনটা। এবং জানিয়ে রাখি, আজকে যদি আমরা হায়ার এডুকেশনের দিকে তাকাই বা আজকের দিনে যদি আমরা দেখি, এখানেও এই যে 27 জনের মধ্যে হয়তো 7 জন ছেলে আছে, বাকি সবাই কিন্তু আমরা নারীদেরকে দেখতে পাই। তো সব মিলিয়ে আজকের এই সেশনটা আমার মনে হয় সবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন। এবং আজকের এই সেশনে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের সঙ্গে ডক্টর হৈমিনী শর্মা মহাশয়াকে, এবং পেয়েছি তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য প্রফেসর মিনু কাশ্যপ মহাশয়াকে। তো দুজনকেই বিএসএসসিআই এর সার্চ টু রিসার্চ প্ল্যাটফর্মে স্বাগত জানাই। আমি আর বেশি দেরি করব না, আমি জানি প্রত্যেকেই উৎসুক হয়ে আছো আজকের এই টপিকটার উপরে শোনার জন্য। তো সবার প্রথমেই স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব প্রিয়াঙ্কা চৌধুরীকে। প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ বেদা, সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, সদাশিব ক্যাম্পাস, পুরী। প্রিয়াঙ্কা। হ্যাঁ, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে আমার কথা দাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। सत्र में उपस्थित सभी छात्रों छात्रा और शिक्षक प्रमंडल को मैं प्रियंका चौधरी बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च के पक्ष से निवेदन कर रही हूँ हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे इस भव्य सत्र में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिए हैं श्रद्धेय अध्यापिका प्रोफेसर मीनू कश्यप, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रोफेसर और प्रमुख मानविकी विभाग और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आधुनिक अध्ययन संकाय के डीन हैं। उनके पास महिला अध्ययन केंद्र के निर्देशक और विश्वविद्यालय के करियर काउंसलिंग सेल के समन्वयक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं। शैक्षणिक जिम्मेदारियों के अलावा उन्हें एनसीसी की लड़कियों के इंग के कैप्टन भी नियुक्त किया गया है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षिका भी है। हाल ही में उन्हें शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए ग्लोबल वुमेन सिक्स लीडर्स फोरम ग्लोबल एम्पायर से पुरस्कार भी मिला। उनके 4 पुस्तकें और 28 से अधिक शोध पत्र प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अधिकांश शोध लेख भारतीय और पश्चिमी साहित्य और समीक्षाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में 50 से अधिक पत्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित सेमिनारों और कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति रही है और उपस्थित लोगों के प्रेरित करने के लिए विशेषज्ञ व्याख्यान दिए हैं।
भारतीय पारंपरिक संस्कृति के प्रति अपने विशेष लगाव के कारण ये स्वदेशी सांस्कृतिक ज्ञान प्रणाली के प्रचार और प्रसार में सक्रिय रूप से शामिल है। वर्तमान में ये दिव्यांगों के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था सक्षम के दिल्ली प्रांत की उपाध्यक्ष भी है। इन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए कई देशों के विजिट भी किए हैं। साथ ही उपस्थित है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हिमानी शर्मा। उनके 10 साल का शिक्षण अनुभव है। उन्होंने इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय दिल्ली से ट्रांसनेशनल फेमिनिज्म और शार्क साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और दक्षिण एशियाई महिला लेखकों और समग्र रूप से उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के बारे में सक्रिय रूप से अध्ययन कर रही है। उनके शोध के मुख्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक अध्ययन, कथा कथन, नारीवाद और उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन शामिल है। आज हमारे सत्र में आप दोनों के आगमन से चंद्रलकित हो चुका है BSSCI सर्च टू रिसर्च। आज हमारा विषय है स्कोप ऑफ रिसर्च ऑन द फीमेल कैरेक्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव। शोध करने के लिए ये एक नई उपयोगी विषय साबित होगी, इतना हम सबका विश्वास है। आप सभी दर्शकों के लिए ये ही आयोजन सत्र का अंत तक रहकर सत्र का भरपूर लाभ उठाए। প্রিয়াঙ্কাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এখন আমি আমাদের গেস্ট ডক্টর হিমানী শর্মা মহাশয়াকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। अभी मैं वैलिडिक्टरी स्पीच देने के लिए डॉक्टर हिमानी शर्मा महाशया को अनुरोध करता हूँ। मैडम। Am I audible? Yes, ma'am. Thank you, Amit. Honorable Professor Meenu Kashyap, ma'am, Director, Center for Women Studies, Dean, Adhunik Vishyapeeth, and Head Department of Humanities, esteemed assistant professors, faculty members, and my dear students. A very good evening to all of you. And it's an honor for me to be here as a special guest to deliver my benedictory address. सबसे पहले I would like to congratulate team BSSEI Search to Research, अमित कुमार दे, अनंता, वनिश्री, प्रियंका और सभी टीम मेंबर्स को। शायद मुझे नाम सबके नहीं पता है, बट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप ये जो सीरीज पूरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, and it's going to be very beneficial to all of them. And thank you also to you for inviting me. जैसे कि आज का टॉपिक है फीमेल कैरेक्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव्स, तो मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि जब भी आपको रिसर्च करना है आप हमेशा उस टाइटल को ब्रेक करके समझने की कोशिश करें। तो जैसे हमारा टाइटल है, इसमें सबसे पहले कीवर्ड है जैसे संस्कृत लिटरेचर। So very briefly, I would like to talk about this term संस्कृत लिटरेचर। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत जो है इट्स एन एंशियंट लैंग्वेज, इट्स अ क्लासिकल लैंग्वेज, और जब इसमें लिटरेरी टेक्स्ट इनिशिएशन की बात करें जहां से शुरू हुआ, तो सबसे पहले वेदास जो है संस्कृत में आए। और मैं आए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक ऑथर के द्वारा नहीं लिखे गए, ये ऋषियों के द्वारा देखे गए और बाद में इन्हें डेसिफर किया गया बाय कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी टेक्स्ट आए, दैट इज एपिक्स रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, रामायणा एंड महाभारता। रामायणा जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया और महाभारता जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। एंड टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, बहुत सारे प्रोमिनेंट पोएट्स हुए जिन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लिखा, जैसे कि कालिदास, अश्वघोष, भैरवी, भट्टी, कुमार देवा, मेघा, हरिशर्णा, वत्स भट्टी, कल्हान, बिल्हन, भृतहरि, अमोरुका, जयदेवा, सोमदेवा एटसेट्रा। तो ये तो बात हुई अभी तक एक मेल कंट्रीब्यूशन की, बिकॉज आज का टॉपिक है फीमेल कैरेक्टर्स। तो फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द फीमेल कंट्रीब्यूशन।
तो कुछ जो माना जाता है कि अराउंड 2000 स्कॉलर्स रहे जिन्होंने वेदास को बहुत पॉपुलराइज किया। उन 2000 स्कॉलर्स में 24 नेम्स आर ऑफ फीमेल स्कॉलर्स जिन्होंने वेदास के श्लोकास को सूक्त किया, और उसमें से 2 नाम बहुत वर्थ मेंशनिंग हैं, और वो नाम है लोपामुद्रा और अपाला। इसी के साथ साथ अगर हम अदर देन दैट कुछ प्रोमिनेंट संस्कृत पोएटिस्ट की बात करें तो कुछ और नाम है जो हमारे सामने आते हैं, जैसे कि घोषा, जहू, शाश्वती, मंधात्री, माधवी, शशि प्रभा, अनुलक्ष्मी, रेवा, पहाई, रोहा एटसेट्रा। तो अभी तक जो मैंने बात की ये बात की संस्कृत लिटरेचर की वेरी ब्रीफली, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेदास एंड देन डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर written by male poets and then female contribution to it। लेकिन जैसे आज आपने इस सर्च रिसर्च का टॉपिक रखा है फीमेल कैरेक्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव, तो फीमेल कैरेक्टर्स संस्कृत लिटरेचर के अगर मुझे बहुत ब्रीफली इसके बारे में बात करना है, बिकॉज आई वुड लाइक टू लिसन टू मीनू मैम ऑल्सो। तो अगर हम फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें संस्कृत लिटरेचर में तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2 एपिक्स वेरी ब्रीफली, दैट इज रामायण और महाभारत। क्योंकि हम सभी ने रामायण और महाभारत पढ़ी है, अगर पढ़ी नहीं भी है तो देखी है सबने टीवी पे, सबको उसकी स्टोरीज पता है, सबको उसके कैरेक्टर्स पता है, फीमेल कैरेक्टर्स पता है। तो अगर हम फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो रामायण के जो प्रोमिनेंट मेजर फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बहुत सर्च हो चुका है, बहुत रिसर्च हो चुका है, वो रहती हैं सीता, कैकेयी और कहीं ना कहीं उर्मिला भी, क्योंकि उर्मिला के बारे में भी मैंने रिसेंट कहीं लिटरेचर रिव्यू में पढ़ा था कि उनके बारे में भी काफी बात की जाती है, उनके त्याग और तपस्या के बारे में, जब भरत जी 14 इयर्स के वनवास पे चले गए थे राम जी के साथ। तो और अगर हम महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो द्रौपदी, कुंती और कुछ कुछ गांधारी के बारे में भी। लेकिन क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर्स आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं कुछ नई बात करने के लिए, कुछ नए पर्सपेक्टिव के लिए, तो कुछ नया पर्सपेक्टिव लाने से पहले इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द न्यू कैरेक्टर्स। न्यू कैरेक्टर्स मीन्स द कैरेक्टर्स विच आर नॉट मच रिसर्च अबाउट, जिनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस नहीं हुआ है। रिसर्च एनालिसिस नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दे आर माइनर कैरेक्टर्स तो मैं नहीं बोलूंगी, मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, बिकॉज दे इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी एंड द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। तो रामायण में अगर हम बात करें तो जैसे वाइफ्स ऑफ दशरथ हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 वो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा। मदर ऑफ सीता सुनैना देवी, और इसके साथ साथ सीता की सिस्टर्स जैसे कि मांडवी और श्रुतकीर्ति, मांडवी जो जिनका विवाह हुआ भरत जी के साथ और श्रुतकीर्ति जिनका विवाह हुआ शत्रुघ्न के साथ। So these are also important characters about which we can search, we can research. And at the same time, if we talk about Mahabharata, तो महाभारता में सत्यवती एक ऐसा कैरेक्टर है जिनके बारे में बहुत अधिक रिसर्च नहीं हुआ है, एंड एट द सेम टाइम सुभद्रा एंड माद्री। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज एंड माद्री के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी यहाँ पे आपसे। माद्री के बारे में बात इसलिए करना चाहूंगी मैं क्योंकि माद्री का जो जीवन था और उनकी जो लाइफ स्टोरी रही और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन अंत में त्यागा, वहां से कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक नई प्रथा शुरू हुई, दैट इज सती प्रथा, जिसके बारे में जिसे आगे चल के बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ले लिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम सती माद्री के बारे में बात करें, विच इज अ कैरेक्टर इन महाभारता विच वॉज रिटन मेनी ईयर्स अगो, एंड और अगर हम उसको को रिलेट करें आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स से, तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली 1988 में काफी लोगों को शायद नाम सुना होगा उन्होंने, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन क्रिटिक हैं और प्रोफेसर हैं लिटरेचर की, और उन्होंने एक ऐसे लिखा 1988 में, दैट इज कैन द सबाल्टर्न स्पीक। कैन द सबाल्टर्न स्पीक में उन्होंने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बात की। सबाल्टर्न का मतलब वेरी सिंपली मार्जिनलाइज्ड, सबमिसिव, जिनके पास एजेंसी नहीं है, जो बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते का मतलब ये नहीं कि वो मूक और बधिर हैं, बोल नहीं सकते मतलब व्हेन दे ट्राई टू स्पीक नो वन लिसन्स टू देम, उनकी बात को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता, वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती।
तो वहां पे उन्होंने एक अपनी इस पूरे कैन द सबाल्टर्न स्पीक चैप्टर में ऐसे में उन्होंने बात किया कॉलोनियल फार्मर्स के बारे में बात किया उन्होंने, मजदूर के बारे में बात किया उन्होंने, फीमेल्स के बारे में भी बात किया उन्होंने, और फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में आते आते उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के बारे में भी बात किया। मैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात कर रही हूँ और मैं इसे कनेक्ट करूंगी आपके संस्कृत लिटरेचर और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ ही। तो दिस इज हाउ द रिसर्च इज डन। तो जब व्हेन शी मेंशन्ड अबाउट दिस कॉलोनियल पावर्स और ब्रिटिश मूवमेंट की जब बात करती हैं, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने ये जो पूरा कॉलोनाइजेशन किया, तो उसको उन्होंने ये नहीं दिखाया दुनिया को कि हम इंडिया को लूटने के लिए आए हैं। उन्होंने दे ट्राई टू जस्टिफाई कि अगर हम इंडिया में आए हैं तो हमारे मोटिव्स बहुत अच्छे हैं और बहुत क्लियर हैं कि हम इंडियंस को, भारत के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं। बिकॉज भारत के जो लोग हैं वो बार्बरिक हैं, वो मैनर्स नहीं है उनमें। और ये लाइन उन्होंने यहाँ पे मेंशन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिशर्स की व्हाइट मैन व्हाई दे आर हियर, व्हाइट मैन आर हियर टू सेव ब्राउन विमेन फ्रॉम ब्राउन मैन। ब्राउन विमेन मतलब वो ब्लैक तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो इससे पहले साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स देख चुके थे, तो उन्होंने इंडियंस को एक टर्म दे दिया ब्राउन। तो ब्राउन वुमेन सेव ब्राउन विमेन फ्रॉम ब्राउन मैन का मतलब कि ब्राउन विमेन दे आर सबजुगेटेड बाय ब्राउन मैन, इंडियन वुमेन दे आर सबजुगेटेड बाय इंडियन मैन, उनके द्वारा वो दबाई जाती हैं, शोषित की जाती हैं। और कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स ने उस सती प्रथा को बहुत हाईलाइट किया। So this was the contemporary context talked by Gayatri Chakrabarti Spivak in her essay Can the Subaltern Speak? अब अगर हम इस सती प्रथा को संस्कृत के टर्म्स में समझने की कोशिश करें, तो मैंने आपको बताया कि महाभारत में ये एक माद्री के जब कैरेक्टर आता है तो इसके बारे में बात की जाती है सती प्रथा की। लेकिन माद्री से पहले जो मैंने अभी संस्कृत लिटरेचर की बात की कि वेदास से शुरू हुआ, फिर रामायणा एंड देन महाभारता एंड देन अदर पोएट्स। तो वेदास में क्या सती प्रथा का कोई मेंशन है, सती के बारे में कोई बात की गई है? तो अगर हम देखें तो अथर्ववेदा का कांड 18 और उसके सूक्त 13 में एक श्लोक आता है। श्लोक इस तरह से है, इयं नारी पतिं लोकम गृणाना निपद्यते उपम त्वा मर्त्य प्रियतम धर्मम पुराणम अनुपालयन्ति तस्य प्रजाम दुरणिम च इह धेयि। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा गलत हो क्योंकि आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, but the meaning of this Suk number 13 is कि choosing her husband's word, O man, this woman lays herself down beside thy lifeless body, preserving the ancient custom faithfully, bestow upon her both wealth and offspring. इसका आगे इंटरप्रिटेशन जो किया गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो ये था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी जो है उनको माना जाता था कि वो एक अच्छे से एक बार आखिरी बार अपने श्रृंगार करती हैं, अच्छे वस्त्र पहनेंगी, अच्छे गहने भी पहनेंगी, अपने आप को डेकोरेट करेंगी, और जहां पति हैं उनके वो फ्यूनरल पायर पे, वो जो चिता पे पति को चिता पे लेटाने से पहले वो स्वयं उस जगह पे जाएंगी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। बेसिकली वो शी विल लाई डाउन देयर एंड देन किसी रिलेटिव के द्वारा उन्हें उठा लिया जाएगा एंड देन द प्रोसेस विल गो ऑन, जो पति को क्रिमेशन का प्रोसेस एंड ऑल दैट। लेकिन आने वाले टाइम में इसका कहीं ना कहीं गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। आने वाला टाइम जब मैं कहती हूँ तो आई डू नॉट मीन द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारता, क्योंकि अगर आप रामायणा में देखें तो किंग दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी 3 पत्नियों में से किसी ने भी नोबडी गेव अप हर लाइफ, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। इसी तरह से अगर हम महाभारत की बात करें तो जैसे मैंने सत्यवती का नाम लिया पहले, आफ्टर द डेथ ऑफ शांतनु शी लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को और बाद में भीष्म के साथ भी उन्हें रिक्वेस्ट भी किया भीष्म को पुनर्विवाह के लिए और जीवन के लिए। तो शी नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस सती प्रथा एंड ऑल दैट। बट कमिंग टू दिस माद्री जो थी उनका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, क्यों उन्होंने ये कहाँ से ये सती प्रथा स्टार्ट हुई? आई थिंक आप सबको पता है वो पांडु की जो स्टोरी रही, क्यों ही वॉज कर्स्ड बाय वन ऋषि एंड उन्होंने उनका शिकार किया, उन्होंने उन्हें मृग समझ लिया, बट इट वॉज नॉट अ मृग, इट वॉज अ ऋषि एंड इट वॉज एन इंटीमेट सिचुएशन विद हिज वाइफ। और उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि इन फ्यूचर व्हेन यू विल ट्राई टू बी इन इंटीमेट विद समवन देन यू विल आल्सो डाई। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद पांडु एंड माद्री। तो माद्री के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था उस समय कि उनको अपने प्राण देने हैं, या कोई सती प्रथा उस समय नहीं थी। बट
इफ वी ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उनको लगा कि आने वाले समय में it would be very difficult for her to live with this kind of tag or this kind of blame onto herself कि उनकी वजह से उनके पति के प्राण गए। तो क्वाइट पॉसिबल कि she decided to give up her life, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। लेकिन जहां से वो उसके बाद महाभारत में एक दो और भी एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे पत्नियों ने अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन कमिंग टू योर रिसर्च, जो आपका है सर्च टू रिसर्च एंड हाउ दिस एंशिएंट फीमेल कैरेक्टर इन संस्कृत लिटरेचर कैन बी कनेक्टेड टू दी कमिंग ईयर्स एंड कमिंग जनरेशन, और हमें सती प्रथा को आगे देखें तो किस तरह से ये पूरा नैरेटिव जो है डिस्टॉर्ट किया गया। राजपूत जो थी उनके साथ कुछ और रीजंस रहते थे, सती नहीं होती थी, वो जौहर करती थी, वो अपने मन से अपने आप को बचाने के लिए इन्वेडर से एंड ऑल दैट। और इसी तरह से आते आते ब्रिटिशर्स के टाइम तक जब बंगाल में सती प्रथा जब चली थी, इसके रीजंस कुछ और थे। So my point of discussing this one character of Madri is that how taking examples from the female characters in Sanskrit literature, उनको वहां से उठा के किस तरह से आने वाले समय में उन नैरेटिव्स को उनके रॉन्ग नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं और एक गलत अवधारणा बनाई जाती है और आगे जो है एक गलत मैसेज पूरे दिया जाता है। So how this female characters in Sanskrit literature from new perspective अगर हम देखें तो how this search to research can be done कि because all of you are Sanskrit scholars and your knowledge is better than mine, आपको मुझसे ज्यादा संस्कृत के female characters के बारे में पता होगा। So how you can take the characters from these ancient texts, how you can analyze them, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके लाइफ के सिचुएशंस क्या रहे, उनकी जर्नी क्या रही, वो कितना एम्पावर थी, वो कितना सबमिसिव थी। सबमिसिव तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अगर हम इंडियन अपनी भारतीय नारी की बात करें, फीमेल कैरेक्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो उन्हें सती होने की जरूरत नहीं थी। वो इतनी एम्पावर थी कि वो तो पति के मरने के बाद उनको यमराज के लोक से भी वापस लाने की पावर रखती थी। इस तरह की हमारे फीमेल कैरेक्टर्स थी संस्कृत लिटरेचर में, लेकिन उसके बारे में पता बहुत कम है, ग्लोबली भी बहुत कम पता है, और ग्लोबली तो छोड़िए आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसके बारे में नॉलेज जो है वो बहुत कम है। सो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेक ब्रेक एंड मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, एंड क्योंकि मुझे बहुत ब्रीफली ही बात करनी थी इस बारे में, आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। So this is how research can be done about the female characters and how the characters can be selected, how उनको किस तरह से पढ़ा जा सकता है और उन्हें किस तरह से कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में नैरेटिव्स जो क्रिएट किए जाते हैं उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। So thank you so much and once again congratulate to all of you and thanks to all of you for inviting me. Thank you all. थैंक यू हिमानी शर्मा मैम। अभी मैं हमारा ऑनरेबल मीनू कश्यप मैम को अनुरोध करता हूँ आज का सेशन का जो टॉपिक है फीमेल कैरेक्टर्स इन संस्कृत लिटरेचर, उसके लिए कुछ बताने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। मिनिमम आपका माइक म्यूट है। ठीक, थैंक यू वेरी मच अमित जी, एंड आई थैंक यू each one of you who is convener, who is part of this webinar or this talk, or who are the organizers. I congratulate you all. इतना आप लोगों ने मेहनत किया है कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम कर रहे हैं, so that हमारे PhD स्कॉलर्स टॉपिक्स चुन सके, नए नए टॉपिक्स पे रिसर्च कर सके, और उनकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी उनकी क्वेरीज हो, वो अपने डिफरेंट फील्ड के रिसोर्स पर्सन से डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सके। सो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया, आई एम पर्सन ऑफ लिटरेचर. I'm equally interested in Sanskrit literature and in English literature and Hindi literature, and basically मेरा जो ज़्यादा रुझान रहता है वो comparative studies की तरफ भी रहता है, और
थोड़ा सा मैं बायस्ड हो जाती हूँ फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जब बचपन से अपने बड़ों से कुछ भी कहानियाँ सुनते थे या किसी भी तरह की कुछ बुक्स पढ़ते थे, तो उसमें हमारे जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनको इस तरह से दिखाया जाता था जैसे कि वो मात्र एक को एग्जिस्टेंस में तो हैं, बट दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल। उनका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिमानी ने अभी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कहा, तो यदि हम अपने वेदों की ऋषिकाओं की बात करें तो हमें अभी तक 24 ऋषिकाओं के बारे में पता है कि उन्होंने दृष्टा बन के मंत्रों को देखा था, लेकिन उन 24 ऋषिकाओं पर उतना कुछ रिसर्च नहीं हुआ है कि किस तरह के मंत्र उन ऋषिकाओं ने हमें दिए हैं या किस तरह के वो मंत्र हैं जिससे समाज में बदलाव आ सकता है। तो कुछ तो इस तरह की हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं वो इस तरह के टॉपिक्स लें जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन दिखाई दे, क्योंकि अभी तक ये हम मानते आए हैं कि दे आर प्लेइंग अ पैसिव रोल, जिसका मेन कारण क्या है? अभी तक हिस्ट्री लिखी गई है मेल कैरेक्टर्स के द्वारा। अगर हम फ्रीडम फाइटर मूवमेंट को भी देखते हैं तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल है वो हमें दिखाई देता है, फीमेल बहुत ही कम संख्या में हमें दिखाई देती है। ऐसे ही लिटरेचर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये हमें पता नहीं चलता है। दूसरी चीज ये है कि जब एक मेल किसी टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो अपनी मेल दृष्टि से पढ़ता है, और जब वो मेल दृष्टि से पढ़ता है तो उसको लगता है कि इस बुक का पूरा जो कर्णधार है वो एक मेल है। इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो एक मेल कैरेक्टर के कारण हुआ है। फीमेल जो हैं दे आर ऑलवेज सबमिसिव। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी टेक्स्ट पढ़ें तो यू बी देयर इन द फीमेल पार्ट, कि उस फीमेल पार्ट में उसने क्या कोई वाकई रोल अदा किया है, इज शी रियली इम्पोर्टेंट या मात्र वो एक शेडो बन के चल रही है। जैसे ही आप उस एंगल से देखना शुरू करेंगे आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ सीता का। बहुत सारे लोग परिवार में अगर सीता का नाम आए तो सीता का अपने बच्ची के लिए नाम रखना भी पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना क्या है, सीता तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब वो पृथ्वी में समा गई तो वो कष्टों को ही झेलती रही हैं। वो तो एक बहुत ही पैथेटिक कैरेक्टर है। वी फील सिंपैथाइज्ड फॉर हर। हम सीता को बहुत ही अबला मानते हैं। हम सीता को रावण के यहाँ देखें तब भी अबला मानते हैं, राम के यहाँ देखें तब भी अबला मानते हैं, जनक के यहाँ देखें तब भी अबला मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो कहानी सुनाने वाला एक पुरुष समाज था उसने उसको उसी एंगल से हमें परोस कर दिया है और हम उसी नजरिए से देख रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब सीता के जनक के यहाँ थी और सीता ने वो धनुष उठा लिया था जो धनुष शिव का था, और वो इतना पावरफुल धनुष था और एक छोटी सी बच्ची ने धनुष उठा लिया कि उसके पिता खुद अचंभित हो गए। तो क्या सीता अबला थी? अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो तुरंत हमारा सीता के प्रति नजरिया बदल जाएगा। वी फील द स्ट्रेंथ इन सीता, कि सीता में कितनी ताकत रही होगी, कितनी उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रही होगी जो डिविनिटी का धनुष उसने उठा लिया। वो भी खेल खेल में, किसी पर्पस के लिए नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज को उठाने की कोशिश करते हैं तो हम अपना पूरा बल लगा देते हैं, लेकिन यदि हम चलते फिरते किसी चीज को उठाते हैं तो हम बल नहीं लगाते हैं। हमारे उस समय कोई आत्मबल या मनोबल या फिजिकल स्ट्रेंथ वो काम नहीं कर रही होती है। अनकॉन्शियसली वी डू इट। एंड जस्ट थिंक कि एक अनकॉन्शियसली एक छोटी लड़की ने जो बहुत शरीर में भारी भरकम भी नहीं है और उसने वो उठा लिया धनुष, उस धनुष को उठा लिया जिस धनुष को स्वयंवर में रावण जैसे लोग भी नहीं उठा सकते थे।
क्योंकि खुद उसके पिता को पता था जनक को कि सीता ने जिस धनुष को उठाया है वो धनुष कोई आम धनुष नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि क्योंकि आज भी जब हम अपने परिवार में किसी लड़की के लिए वर देखते हैं तो सोचते हैं कि उससे वो बेटर हो, इनकम में बेटर हो, हेल्थ में बेटर हो, फैमिली बैकग्राउंड में उसका अच्छा हो, उससे ज्यादा ताकतवर हो, फैमिली बैकग्राउंड उसकी ज्यादा अच्छी हो, संस्कारी हो। तो जनक जानते थे कि ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था जो सीता ने उठाया, तो इसका मतलब है कि सीता के पराक्रम से बड़ा पराक्रमी हमें व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसकी सीता से शादी हो सके। यही सीता की एक हमें स्ट्रेंथ नजर आ जाती है। तो हमने कभी उस एंगल को देखा ही नहीं। कितने बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण पहुंचाया, वो आए लेकिन वो वहां असफल हो गए। क्यों? क्योंकि वो धनुष आम धनुष नहीं था। जिस तरह से तपस्या सीता ने की थी उसी तरह की तपस्या वाला व्यक्ति उस धनुष को उठा सकता था। अब दूसरा सीता का ही एंगल यदि हम लें तो जब वो राम से उसकी शादी हो जाती है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी दो व्यक्तियों की नहीं होती है, परिवार की होती है। तो सीता ने पूरे परिवार को अपनाया था। आज जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो कहते हैं भारत में तो फेमिनिज्म कभी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य फेमिनिज्म की थ्योरी है उसमें लिबरेशन की बात है, उसमें इक्वालिटी की बात है और उसमें फ्रीडम की बात है। हमारे यहाँ जो फ्रीडम है वो फ्रीडम क्या है? वो फ्रीडम परिवार के साथ चलने में है। हमारी इक्वलिटी क्या है? हमारी इक्वलिटी हमारे परिवार में हमारा इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब हम उसको फेमिनिज्म मानते हैं। सीता ने वही किया। आप देखिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि केकई, कोई नाम नहीं रखेगा, केकई तो बहुत खराब औरत थी, लेकिन केकई कितनी पावरफुल थी। सुमित्रा और कौशल्या दशरथ के साथ युद्ध में नहीं गई थी, केकई गई थी। केकई की वो दो उंगलियां केकई ने जब लगाई, जब रथ का पहिया निकल रहा था और अपने पति को संभाला, ये फेमिनिज्म था। और यही फेमिनिज्म था जब सीता राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यदि आप एक स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द न्यू पर्सपेक्टिव तो यू शुड गो टू दीज माइनर पॉइंट्स ऑफ आवर एपिक्स। क्योंकि सीता जब राम के साथ जाती है तो वहां सीता का एक आत्मबल दिखता है। वो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की बहू है और एक राजा की पत्नी है, लेकिन वो एक जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इट मीन्स वो अडेप्ट अपने आप को कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। उसको जिस तरह से गहने, कपड़े, जेवर और इस सब की अगर एक उसमें पली बड़ी हुई है तो वो जंगल के हार्डशिप्स को भी बर्दाश्त कर सकती है। दिस इज व्हाट सीता इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाट अ न्यू पर्सपेक्टिव इज। जब वो जा रही है उसको पता है मुझे 14 वर्षों तक रहना है, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है, देन शी डिसाइड्स टू गो। दूसरी तरफ आप उर्मिला को देखिए, हर हस्बैंड इज गोइंग एंड शी इज नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड। दिस इज अ फैमिली वैल्यू विच आवर संस्कृत टेक्स्ट टीचर्स। एक वेदों में बताई गई ऋषिकाएं थी, ऋषि कन्या थी जो युद्ध में भी जाती हैं, जो आत्मसात भी करती हैं, जो साधना समाधि भी करती हैं, जो यज्ञ तप भी करती हैं। और एक ये हमारे जो पौराणिक कथाओं की कैरेक्टर्स हैं जो फैमिली वैल्यूज को समझती हैं। क्योंकि फैमिली वैल्यूज को कैरी करने वाली अगर कोई है तो वो उस परिवार की स्त्री होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में जितने भी तीज, त्योहार, व्रत, पूजा, जो कुछ भी होता है वो स्त्री के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर विल पावर। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाएगी। सती होना जिस तरह से नेगेटिव वे में प्रिडिक्ट किया गया था या हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था, अभी हिमानी ने बताया किस तरह से सती प्रथा को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, तो ये भी सीता का एक तरह से सतीत्व था कि वो राम के साथ जंगल में 14 साल के लिए जा रही है। यहाँ हम सीता की स्ट्रेंथ को देखते हैं। फिर सीता रावण की आ जाती है। अकेली सीता रावण की इतनी बड़ी सोने की लंका में अपने आप को बचा पाई है। आज के समय में हम लड़कियों की जब बात करते हैं तो असुरक्षा की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि उनको अकेले नहीं जाना है, लेकिन यदि वाकई ही हम फीमेल ऑफ कैरेक्टर हैं
वी कैन फाइट विद एनी एडवर्स सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज हमारे अंदर आत्मबल इतना ज्यादा है जो शायद पुरुषों में नहीं है। इसीलिए तो सारा जो जिम्मेदारी दी गई है वो स्त्री को दी गई है, परिवार की, माता को, पुत्री को, बहन को, बेटी को, वाइफ को क्यों जिम्मेदारी दी है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सीता रावण की आ जाती है, सीता रावण के वहां रहती है, लेकिन रावण उसको टच भी नहीं कर सकता। वो अपने आत्मबल से एक कुशाक का जो एक घास का टुकड़ा है उसको अपना भाई बनाती है सहोदर, और कहती है कि इसको यदि टच किया तो तुम भस्म हो जाओगे। ये वो सीता थी। क्या हमने उसको पढ़ा? हमने उस एंगल से उसको नहीं देखा। तो ये चीजें हैं जो हमें नए एंगल से पढ़नी है, नई रिसर्चेस देनी है, ताकि समाज जो आज वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की तरफ जा रहा है, और कहते हैं इंडिया में तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास तो सभी कुछ पहले से था, लेकिन क्योंकि हम इतने वर्षों तक जब गुलामी के शिकार हुए तो हमारे जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट करके हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनको तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रख दिया गया, और हम उसी चश्मे से उन सबको पढ़ते चले गए। तो क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक विशेष महत्व, विशेष स्थान दिया है एजुकेशन पॉलिसी ने, तो हमें इन सबको वापस स्टडी करना है, उस एंगल से स्टडी करना है जिस एंगल में हम बता सकें कि हमारे यहाँ वो चीजें तो बहुत हजारों साल पहले थी जो आज वेस्ट हमसे मांग रहा है। फिर सीता का आप एक और एंगल में दिखाती हूँ। जब सीता वापस आ जाती है, राम जीत लेते हैं उसको, अयोध्या को, लंका को, और वापस अपने घर आ जाते हैं, और फिर किसी एक कहानी से राम उसको निष्कासित करते हैं, जबकि सीता अग्नि परीक्षा देकर आई है। ये भी देखिए सीता कितनी स्ट्रांग है, और अग्नि परीक्षा देते हुए सीता उस समय राम को डांटती है। वाल्मीकि की रामायण में पढ़िएगा किस तरह से सीता राम को उस समय कहती है कि आपको क्या मुझ पे विश्वास नहीं है जो इस तरह से अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। उस समय सीता जरूर बोलती है क्योंकि उस समय वो हैप्पी मोमेंट है उनके रीयूनियन का। लेकिन जब लक्ष्मण सीता को जंगल में छोड़ आते हैं, व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, आज की लड़कियां तो उसी समय तलाक की बात करने लगती हैं, उसी समय एलुमनी की बात करने लगती है, उसी समय अबला होके कहती है मैं अकेली कैसे रहूंगी, मैं कैसे करूंगी। सीता ने क्या किया था? जंगल में रह के लवकुश को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा खुद राम को छुड़ाने आना पड़ा था। वो सीता की शक्ति का एक परीक्षा थी, और उस परीक्षा में वो खरी उतरी कि उसने अपने उस अपमान का इस तरह से बदला लिया कि अपने पुत्रों को राम से भी बड़ा, राम से भी ज्यादा संस्कारी बना के खड़ा किया। क्या हमने इस एंगल से सीता को कभी पढ़ा? शायद नहीं पढ़ा। ये आज आवश्यकता है हमें पढ़ने की, हमें देखने की। इन एंगल से हमें संस्कृत के जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, उनको देखने की। इसी तरीके से हम शकुंतला की बात करें तो कहा जाता है ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी में दुष्यंत तो राजा है, और राजा होने की वजह से, हीरोधात नायक होने की वजह से वो दुर्वासा के श्राप के वशीभूत होकर भूल जाते हैं और शकुंतला को नहीं देख पाते हैं, सॉरी याद कर पाते हैं, और इसलिए वो शकुंतला को छोड़ देते हैं। शकुंतला बहुत पैसिव कैरेक्टर है, लेकिन यदि शकुंतला पैसिव कैरेक्टर होती तो आप देखिए प्रकृति के साथ उसका जुड़ाव किस तरह का है। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और पर्यावरण की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तब हम अपनी कल्चर की जो संवाहिका नारियां हैं, नायिका हैं, जो दिखाई गई हैं, उनको क्यों नहीं देखते हैं? किस तरह से सीता वृक्षों का रोपण करती है, किस तरह से शकुंतला मृग के साथ दोस्ती करती है, कैसे जो ज्योत्सना वो बेल है वो किस तरह से शकुंतला के साथ आत्मसात करती है, किस तरीके से सारी प्रकृति शकुंतला की विदाई में आभूषण और रेशमी वस्त्र देती है। वो सीता एक पैसिव कैरेक्टर नहीं है। सीता का शकुंतला का बहुत बड़ा रोल था जो कालिदास ने हमें दिखाया, लेकिन हमने उस तरफ दृष्टि नहीं डाली। प्रकृति के साथ आप देखिए, आपके परिवार में भी जितने रिचुअल्स होते हैं उसमें स्त्री ज्यादा उनकी
उपासक होती है, उनकी फॉलोअर होती है, उनका पालन करती है और बच्चों को शिक्षित करती है। तो शकुंतला उसी का एक उदाहरण बनती है और हमें दिखाती है किस तरह से प्रकृति के साथ यदि आप जुड़े, स्नेह रखा, तो आपको भी उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब दुष्यंत उसको पहचानते नहीं है, शी वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट एंड शी लिव्स इन द आश्रम, और वहां पर अपने बेटे को वो शिक्षित करती है और इतना अच्छे से शिक्षित करती है कि दुष्यंत उसका जब बाजूबंद पकड़ने लगते हैं तो वो सर्प बन के डसने के लिए तैयार हो जाता है। ये सीता की पवित्रता के साथ साथ उसका मनोबल था, जिसने उसको इतनी शक्ति दी कि शकुंतला दुष्यंत के सामने अपने बेटे को इस रूप में खड़ी कर सकी। ये कुछ एंगल थे। अब हम आते हैं अपने गॉडेसेस की तरफ। अब देखिए कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सब शक्ति की उपासना करते हैं। क्यों को शक्ति को इस रूप में रखा? क्योंकि शक्ति के रूप में ही, यानी मदरहुड में ही हमारी पूरी एनर्जी प्रवाहित होती है। तो वहां उस एनर्जी को फीमेल एनर्जी के रूप में दिखाया। आइदर यू आर वर्शिपिंग गॉडेस फॉर मनी, फॉर पावर, or to fight with the evils, or if you want to pursue knowledge system, knowledge के लिए सरस्वती की पूजा करें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सारी गॉडेसेस उसकी सिंबॉलिक बनी हुई है। तो क्या हमने कभी इस एंगल से देखा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों शक्ति की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शक्ति हमारी धुरी है जिसपे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। अगर हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो हम सारी चीजों का आह्वान कर रहे हैं, चाहे पैसा है, चाहे पावर है, चाहे नॉलेज है, चाहे पेशेंस है, चाहे लव है, अफेक्शन है, कंपैशन है। For everything we are worshipping a female character because it is very powerful to give you that energy which you invoke. आप जिसकी पूजा करें आपको वही मिलेगा। कोई कहता है हम तो सरस्वती के उपासक हैं, कोई कहता है लक्ष्मी के उपासक हैं, कोई कहता है हम दुर्गा के उपासक हैं। वो है क्योंकि जिसको जिस फील्ड में जाना है, जिसका जो गोल है वो उसको उसी रूप में ले रहा है। तो वी हैव टू डू रिसर्च ऑन दीज एस्पेक्ट्स। व्हाई? पृथ्वी को हम माँ क्यों कह रहे हैं? नदी को हम माँ क्यों कह रहे हैं? हम प्रकृति को फीमेल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जिस दिन हम किसी भी चीज के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उस संबंध में सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता माँ का होता है। वहां फिर किसी तरह का कोई पर्दा नहीं होता है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता है, किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। आप उसकी गोद में ऐसे लेट जाते हैं, माँ की गोद में, कि आपको सारी थकावट दूर होती हुई मिल जाती है। इसीलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया। तो हम लोग तो पहले से ही फेमिनिस्ट थे। हमने कब इक्वल नहीं माना, बल्कि हमने तो और ज्यादा माना। जैसे मैं कभी कभी कहती हूँ ये वाली बात कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, यदि आप उनके वाहन की पिक्चर्स को देखिए, किसी का मूषक है तो किसी का सर्प है तो किसी का बैल है तो किसी का मोर है, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जिसका वाहन क्या है? फॉरेस्ट का किंग है, लॉयन है, और दैट इज ऑल्सो अलाइव, जिंदा शेर। तो एक स्त्री के अंदर ताकत क्या है? जिंदा शेर को भी अपने वश में करने की। शी इज नॉट अफ्रेड, वो उसके ऊपर बैठ के सब जगह घूमती है। दिस इज व्हाट? दिस इज फेमिनिज्म, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट विच आवर वेदास प्रेडिक्टेड 5000 years back। तो यदि एक जिंदा शेर पर एक देवी बैठ जाती है, इसका मतलब है स्त्री के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक जीवित शेर को भी अपने वश में कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को देखा ही नहीं। हम लोग तो कहते हैं कि फेमिनिस्ट थियोरी वेस्ट से आई है। क्यों आई है? क्योंकि वेस्ट वाले जो है ज्यादा मॉडर्न हैं और उनको अपने अधिकारों का ज्यादा पता है। हमारे यहाँ तो अधिकारों की कभी बात होती ही नहीं थी इस तरह की। एक व्हाट्सएप आजकल चल रहा था कि डिवोर्स जो शब्द है उसका हिंदी में क्या कहते हैं।
डिवोर्स इज इंग्लिश, तलाक इज उर्दू वर्ड, हिंदी या संस्कृत में इसका इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? तो यदि आप देखें तो हमारे यहाँ हिंदी में विवाह एक संस्कार है। उस संस्कार में जब कन्यादान होता है तो एक पुरुष और एक स्त्री को विष्णु और लक्ष्मी का रूप बनाकर बिठाया जाता है, तभी उसके माता पिता उसके चरण छूते हैं दोनों के। तो क्या विष्णु कभी लक्ष्मी से अलग हो सकते हैं? क्या विष्णु और लक्ष्मी का कभी तलाक यानी सेपरेशन हो सकता है? क्योंकि यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्रिश्चियनिटी से आया या उर्दू टर्म में वो तलाक से आया? हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो हमने कभी इस तरह की बात की ही नहीं है, क्योंकि कभी होता तो सीता भी तो तलाक मांग सकती थी, कभी होता तो शकुंतला भी तो कर सकती थी इन चीजों के लिए आह्वान। नहीं किया, क्योंकि हम लोग इक्वलिटी से भी परे हैं, हम उससे भी ऊंचे दर्जे के हैं, इसीलिए हमारे ऐसे टर्म्स है ही नहीं। लोग आज कहते हैं ये तो सिंगल मदर, बच्चे को पालने के लिए सिंगल मदर कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। सीता क्या सिंगल मदर नहीं थी? शकुंतला क्या सिंगल मदर नहीं थी? लेकिन ये टर्म्स हमारे यहाँ थे, लेकिन देवर स्टिल रेस्पेक्टेड, आज भी उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। तो हमारे पास ये सब छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग उस चश्मे को अपने ऊपर लगाए हुए बैठे हैं जो पाश्चात्य देशों ने हमें दिया है, और हम सोचते हैं कि ये सारे के सारे टर्म्स नए आए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें महाभारत की, कहा जाता है द्रौपदी तो 5 पतियों की पत्नी थी। इसके पीछे आप देखिए, याज्ञसेनी अभी लिखी है प्रतिभा देवी ने, उन्होंने द्रौपदी के चरित्र में घुस के अपने आप को फील किया है, द्रौपदी की उस परेशानी को फील किया, और तब उन्होंने लिखा है। इरावती कर्वे ने जब द्रौपदी पे लिखा तो उसने कहा कि द्रौपदी कोई मामूली चरित्र नहीं थी। द्रौपदी से शादी करके तो उन अज्ञातवास में घूम रहे 5 पांडवों को एक रिकॉग्निशन मिला था। शी वाज सो पावरफुल। उससे पहले तो उनके पास कुछ था ही नहीं, और 5 पांडवों से शादी करने के पीछे एक वजह थी कुंती की, कि वो 5 भाइयों को एक साथ यूनाइट करके रखना चाहती थी, ताकि वो 100 कौरवों का बदला ले सके, 100 कौरवों के साथ बराबर की टक्कर ले सके। द्रौपदी वो थी जो सुबह से शाम तक खाना बनाया करती थी, और शाम को फिर शास्त्रार्थ किया करती थी, और बाद में अपने पतियों को याद दिलाती थी क्या, कि तुम्हें बदला लेना है मेरे इस अपमान का जो वहां हुआ था। वो द्रौपदी है जो एक क्षण नहीं भूलती है कि मेरे अपमान का बदला लिया जाना है। द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से हुई तो उसमें अग्नि तत्व ज्यादा था, इसलिए वो क्रोध में बदले की बात करती है। सीता पृथ्वी से पैदा हुई, सीता के अंदर पेशेंस था, क्योंकि पृथ्वी धैर्य की प्रतिमा है। सीता भी अपने पुत्रों को पूरी शिक्षा देती है। द्रौपदी जंगल में साथ देके कौरवों से अपने पतियों का बदला लेती है। ये वो द्रौपदी थी, लेकिन हमने उस एंगल से उसको पढ़ा ही नहीं था। इसी तरीके से द्रौपदी का जब अपमान होता है और गांधारी आती है और सबको गुस्सा करती है। अब गांधारी का भी सत्य देखिए, पट्टी बांध लेती है ये दिखाने के लिए कि मैं अपने पति के साथ जानबूझ के पट्टी बांध के अंधी बनी हूँ, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसके बराबर रह के कोई ये ना कह दे कि गांधारी तो देख सकती थी, या गांधारी तो सारे काम जो है ज्यादा अच्छे से कर सकती थी। तो उसने कहा कि मैं पट्टी बांध के भी अपने धर्म को निभा सकती हूँ। ये गांधारी की स्ट्रेंथ थी। और जब द्रौपदी के अपमान के बाद गांधारी आती हैं और द्रौपदी से वहां सबको डांटती है, और तब उनके कौरवों के धृतराष्ट्र को ये लगता है कि वाकई मैंने गलत किया, और द्रौपदी से कहते हैं कि आप वरदान मांगिए। तो आप महाद्रौपदी की बहादुरी देखिए, द्रौपदी की नारित्व को देखिए। क्या कहती है? पहला, मेरे 5 पतियों को आजाद कर दिया जाए। शी डज नॉट आस्क एनीथिंग फॉर हरसेल्फ, दिस इज हर स्ट्रेंथ। शी डज नॉट वांट टू शो कि मैं कोई अबला हूं, मैं कोई वीक कैरेक्टर हूं। वो गिड़गिड़ाती नहीं है, वो कहती है मेरे पतियों को छोड़ दो। दूसरा वरदान मांगती है, उनके सबके अख्तियार दे दो,
उनके हथियार देने के बाद जब उनसे तीसरा वरदान के मांगना होता है तो वो कहती है जब मेरे 5 पति सुरक्षित हैं और उनके हथियार उनके पास हैं, अब मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब वो स्वयं बदला ले सकेंगे। ये द्रौपदी का चरित्र था। क्या वो स्वार्थी नहीं हो सकती थी उस समय जब पूरा ब्रह्मांड एक तरह से उसको वरदान देने के लिए आया था? लेकिन उसने अपने फेमिनिस्ट जो एटीट्यूड था उसको दिखाया कि एक स्त्री का फर्ज क्या है। वहां वो लिबरेशन और लिबर्टी की बात नहीं करती है, वहां इक्वलिटी की बात करती है, आजादी की बात करती है। और वो बाद में हर समय उनको याद दिलाती है कि आपका क्या दायित्व है, आपको क्या करना है, किस तरह से आपको बदला लेना है। ये द्रौपदी थी। तो क्या हमने इस एंगल से कभी द्रौपदी को पढ़ा? हमने कभी नहीं पढ़ा। इसी तरीके से एक और कैरेक्टर आता है हिडम्बा का। आप देखिए हिडम्बा एक राक्षसी, और जिसका भाई भेजता है मुझे इंसान का खून पीना है, और वो आती है इंसान का खून पीने के हिसाब से। लेकिन वहां वो भीम को देख के, क्योंकि भीम भी उसी तरह की काया का है, लंबा चौड़ा खूब, तो उससे वो प्रेम कर बैठती है और शादी करने के लिए इच्छा जाहिर करती है। उसका भाई आ जाता है हिडम्ब, भीम का उससे झगड़ा होता है, वो उसका भाई की डेथ हो जाती है। कुंती से कहती है मुझे इनके साथ शादी करनी है, अनुमति दीजिए। शादी करती है, लेकिन देखिए दिन में भीम हिडम्बा के साथ है, शाम को अपने भाइयों की रक्षा के लिए पहुंच जाता है। वो कभी किसी भी तरह की उंगली नहीं उठाती इस सब पे। और जब वहां उनका समय पूरा हो जाता है, जाने लगती है, उसका एक ही शर्त थी कि मुझे भीम से पुत्र चाहिए। वो प्रेग्नेंट हो जाती है, भीम जा रहे हैं और हिडम्बा अपने पुत्र को पालने के लिए अकेली रहती है, और उसने अपने कहीं अधिकार की बात नहीं की। उससे ज्यादा एम्पावर कौन हो सकता है? हमें ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढ के लाना है, उनको उस एंगल से पढ़ना है। और जब घटोत्कच की जरूरत पड़ती है, जो उसका पुत्र है, युद्ध में, तब वो भेजती है और कर्ण का ब्रह्मास्त्र उस पर प्रयोग होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह के पुत्र को उसने जन्म दिया जो पूरे के पूरे महाभारत का एक जो परिणाम था उसको बदल देता है, क्योंकि वो हथियार, वो ब्रह्मास्त्र कर्ण ने रखा था अर्जुन के लिए। लेकिन घटोत्कच की वध से वो खत्म हो जाता है ब्रह्मास्त्र, और हिडम्बा का पुत्र अपनी जान देकर अपने पिताओं की रक्षा करता है। ये वो हिडम्बा थी। हमें ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढना है। हम ढूंढते हैं कि नहीं, सीता तो बहुत ही ज्यादा पैसिव कैरेक्टर थी, द्रौपदी तो पैसिव कैरेक्टर थी, केकई तो बहुत खराब नेगेटिव थी। इसी तरीके से हम इस तरह के कैरेक्टर्स को देखते ही नहीं हैं, और उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पैसे हम लोग लगा देते हैं। संस्कृत लिटरेचर में तो कुछ है ही नहीं, ओनली हीरोज आर देयर, धीरोदात हीरो। नायिकाओं के हम स्ट्रेंथ की बात ही नहीं करते। प्रेमवदा और अनुसुईया जैसी मित्र कहाँ मिलेंगी? एक तरफ वो कॉन्फिडेंस बना के रखती हैं, दूसरी तरफ अपनी सहेली की चिंता करती हैं कि इसको अगर पता चल गया, वो इतनी सॉफ्ट हृदय है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो सीक्रेट छुपाती हैं, लेकिन फिर भी उसको वार्न कर देती हैं। तो बहुत छोटा सा उनका यदि हम रोल देखते हैं, लेकिन उस छोटे से रोल में बहुत पावर छुपी हुई है। अगर ऋषि पत्नियों को देखें तो उनका बहुत बड़ा रोल है सारे साहित्यों में। उनके ऊपर हमें रिसर्च करने की जरूरत है। आप शूद्रक का नाटक देखिए, मृच्छकटिकम, मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों ने शायद उसके ऊपर बनी पिक्चर भी देखी होगी, उत्सव, रेखा और शेखर सुमन की बनी है। उसमें क्या है, आप देखिए कोर्टिजन को कितनी गलत निगाह से हम लोग देखते हैं आज के समय में, क्योंकि प्रॉस भी कहा जाता है, कॉल गर्ल भी कहा जाता है, सब कुछ उनके ऊपर नेगेटिव टिप्पणियां की जाती हैं। लेकिन एक कोर्टिजन वसंत सेना हुई है, और वसंत सेना का इतना भव्य रोल है पूरे के पूरे नाटक में कि वो चारुदत्त की जिंदगी को ही बदल देती है। और नाटक में जिस तरह से वो सेल्फलेस लव डालती है, कहा जाता है कोर्टिजन तो पैसे के लिए सब कुछ करती है, लेकिन वो तो अपना पैसा सब कुछ चारुदत्त को दे जाती है। तो वसंत सेना जैसा कैरेक्टर आज के समय में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ चारुदत्त को देखा है, चारुदत्त की खूबियों को देखा है, जो मैत्रेय बता रहा है कि गरीबी के समय में भी वो कितना ज्यादा गुणी है, गुणों को पालने वाला है। लेकिन हमने वसंत सेना के एंगल को नहीं देखा है।
वसंत सेना जैसी कोर्टिजन, जिसको हिंदी में आई डोंट नो क्या कहेंगे, कोर्टिजन जो देवकन्या या क्या बोलते हैं उसको, जो मंदिर में रहती है, उसको हमेशा कहा जाता है लालची होती हैं, पैसा लूटती हैं और उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता है। लेकिन क्या शानदार उसका कैरेक्टर दिखाया है शूद्रक ने। मुझे लगता है अंग्रेजी लिटरेचर में इस तरह के कैरेक्टर कहीं मिलेंगे नहीं। आप शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज देख लीजिए, कहीं कोई फीमेल कैरेक्टर ऐसी स्ट्रॉन्ग मिलेगी नहीं जैसी कालिदास की, शूद्रक की, या बाण कादम्बरी देखिए, बाण का जो हर्षचरित है उसमें, इन सबको हमें पढ़ना है। फिर आता है भवभूति का उत्तर रामचरित्र, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उत्तर रामचरित्र का अंत चेंज करने के लिए भवभूति को खुद एक प्ले विद इन द प्ले दिखाना पड़ा था, नाटक के अंदर नाटक दिखाना पड़ा था, क्योंकि आप रामायण या रामचरित्र मानस का अंत यदि बदल रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट होना पड़ेगा। उस आर्टिस्ट की दृष्टि से उन्होंने जब प्ले विद इन द प्ले शो कराया तो उन्होंने कैरेक्टर्स भी फीमेल कैरेक्टर्स लिए। पृथ्वी ली क्योंकि पृथ्वी सीता की माँ है, भागीरथी ली क्योंकि वो उसके ससुराल की तरफ से है, जनक के वहां से, दशरथ के वहां से है, और गुरु पत्नी अरुंधति ली। और वो तीनों मिलकर उस प्ले विद इन द प्ले में, नाटक के अंदर जो नाटक एक हो रहा है जिसमें लव कुश बैठे हुए हैं, अपनी माँ की कहानी सुनाई है और राम को बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि सीता उनकी माँ इस तरह से हो गया उसके साथ, तो वहां पर राम बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, पूरा का पूरा अयोध्या नगरी बैठी हुई है, और वहां पर वो तीनों आती हैं और तीनों राम और लक्ष्मण राम को अब्यूज करती हैं। तुम कैसे राजा हो, एक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को तुमने छोड़ दिया। और उसके बाद में वो ये यहाँ तक कह देती है कि वो सीता तो गंगा से भी पवित्र सीता थी जिसको तुमने छोड़ा, और बाद में वही तीनों भागीरथी के अंदर से सीता को बच्चों को गोद में लिए हुए लेकर आती हैं और इस तरह से उनका रीयूनियन हो जाता है। तो कितनी पावरफुल स्टोरी है कि तीन स्त्रियां आज के समय में जो भी परिवार टूट रहे हैं उसमें उनका रोल दिखाया जा रहा है कि यदि स्त्री चाहे तो परिवार को टूटने से बचा सकती है, स्त्री चाहे तो अपने परिवार को और ज्यादा पावरफुल बना सकती है। लेकिन हम लोग उस एंगल से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये तो एक नाटक है, और नाटक, लेकिन हर नाटक के पीछे एक मकसद होता है, उस समाज की, उस परिस्थिति की, उस देश काल की एक झलक होती है। लेकिन ये नाटक उस देश काल, उस समय से परे हैं, इमॉर्टल हैं, और आज भी हमें उस तरह का संदेश दे रहे हैं कि हमें इन चीजों से कुछ लेसन्स लेने होंगे। हम पाश्चात्य के इन्फ्लुएंस में आके अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं, अपने दृष्टिकोण को छोड़ रहे हैं, अपने नियम कायदे कानून जो भी हमारे संस्कार के अंदर थे हम उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन करेक्टर्स के माध्यम से हमें वो सब बताया जा रहा है, वो सब दर्शाया जा रहा है, ताकि हम वापस उस जमीन से जुड़ सकें जिस जमीन में हमारी रूट है, ताकि हम अपने देश को वापस उसी स्थान पर ले जा सकें जहां इंडियन नॉलेज सिस्टम हुआ करता था। आज तो कोई सिस्टम मानते ही नहीं है कि इंडिया का कोई नॉलेज सिस्टम भी था। सब कहते हैं कि नॉलेज सिस्टम तो आया ही ब्रिटिशर्स के आने के बाद है, मुगलों के बाद है, लेकिन ये सारा का सारा वहाँ ट्रांसलेशन होके गया और उन लोगों ने उन चीज़ों को चुराया और उन चीज़ों को चुराने के बाद में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे जो संस्कार थे, चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे गर्भाधान, ये सारे के सारे संस्कार कुछ ना कुछ मैसेज लेके आते थे और जिसमें स्त्री की एक बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। कुंती को देखिए, कुंती किस तरह से अपने बच्चों के साथ डील करती है, किस तरह से उनको सिखाती है। वो विदुर के पास रह जाती है, गांव उनके साथ जंगलों में नहीं जाती है, लेकिन फिर भी कुंती का रोल बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से धैर्य के साथ उसने अपने बच्चों को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो वापस अपना अधिकार ले सके। इसी तरीके से सावित्री, आप देखिए सावित्री की पावर, अपने पति के प्राण बचा वापस ले आई है। कुछ लोग इसको अनरियल मानते हैं, लेकिन आज के समय में भी तपस्या में वो बल है कि आप कुछ भी चीज को संभव कर सकते हैं। इन चरित्रों के माध्यम से आप नई रिसर्चेस करिए और समाज के सामने रखिए, तो नेचुरली कोई ना कोई
अच्छा परिणाम आपकी रिसर्च के माध्यम से आएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं उर्वशी की। अभी हिमानी ने कई कैरेक्टर्स के बारे में बताया। मैत्री की, उस समय आप देखिए वेदों के समय कितने स्त्रियां थी जो युद्ध क्षेत्र में जाया करती थी। कुछ ऐसी थी जो तपस्या, जैसे जो शास्त्रार्थ किया करती थी और शास्त्रार्थ करके अपने पिता का, पति का सम्मान बढ़ाती थी समाज में। तो ये वो फेमिनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा था जब वो उस तरह से सामने आती थी और अपने ज्ञान परंपरा से, शास्त्रार्थ के माध्यम से अपने परिवार का सम्मान बचाया करती थी। तो यदि हम इन सब चीजों को पढ़े, आप एक रिसर्च अर्धनारीश्वर पर ही करिए। अर्धनारीश्वर, आप आज एनर्जी की बात करते हैं, फीमेल और मेल एनर्जी वो बोल देते हैं। क्या कोई सॉरी, हमारे यहाँ तो पहले ही बताया गया था कि कोई भी एटम का मूवमेंट कैसे होता है, उसमें एनर्जी चाहिए। हम लोगों ने बात की फीमेल मेल एनर्जी की, वो क्या है? वो वही तो है अर्धनारीश्वर। जब तक दोनों का बराबर का हिस्सा नहीं होगा, कोई गति किसी भी तत्व में नहीं आ सकती है। तो अर्धनारीश्वर एक सिंबॉलिक चीज है उस एनर्जी का जिसको हम आज एटम में देखते हैं। क्या कोई ऐसी साइंस, क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्या कोई ऐसी मशीन रही होगी जो हमारे ऋषियों ने देखा होगा कि एटम के अंदर मेल और फीमेल एनर्जी है। फिर आती है एक न्यूट्रल एनर्जी की बात, ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर भी एक एनर्जी है, न्यूट्रल भी एक एनर्जी है। आप देखिए शिखंडी को, कितना पावरफुल रोल है शिखंडी का। एक तरफ वो शिखंडी हैं और दूसरी तरफ भीष्म पितामह कह देते हैं कि स्त्री के ऊपर मैं बाण नहीं चलाऊंगा, और शिखंडी की ओर में अर्जुन उनके ऊपर बाण चला देता है। जब अर्जुन जाके अज्ञातवास में रह रहे हैं तो व्रण लला का रूप लेके घूम रहे हैं। वो क्या है? वो ट्रांसजेंडर ही तो है। आज ये सब कॉन्सेप्ट हमारे आ जाते हैं मॉडर्न, उसमें देखें तो सब पाश्चात्य है। हम बात करते हैं एलजीबीटी की, हमारे भरत का वात्सायन ने तो ये सब चीजें अपने उसमें काम जो लिखा था कामसूत्र, उसमें सब बता दिया था, जो शास्त्र था उनका। तो हमें इन सब पे जाके पढ़ाई करने की जरूरत है और इन सब पर रिसर्च करने की जरूरत है। क्यों तंत्र पूजा में सिर्फ शक्ति की ही पूजा की जाती है? तांत्रिक लोग क्यों शक्ति का आह्वान करते हैं, क्यों मुद्रा की उपासना करते हैं? क्योंकि वो फीमेल एनर्जी इज मोर पावरफुल देन द मेल एनर्जी। इस तरह के चरित्रों को हमें पढ़ना होगा, जहां एक तरफ नारी मर्म स्पर्श, स्पर्शिता का गुण लिए है, प्यार का गुण लिए हुए है, आप वो भावुक भी है, हार्ट से चलती है, अपने हृदय से काम करती है, आत्म त्याग उसके अंदर सबसे ज्यादा है, ओज उसके अंदर सबसे ज्यादा है, सिंपैथी उसके अंदर सबसे ज्यादा है, दया की भावना के साथ साथ दान की भावना उसके अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन पूरे परिवार के लिए वो एक स्टॉलवर्ट की तरह भी खड़ी हो जाती है। हम इन सब चीजों के आधार पे एक नई रिसर्च कर सकते हैं और नए आयाम हम लोग ढूंढ सकते हैं। बहुत कुछ छुपा हुआ है हमारे संस्कृत साहित्य को अगर आप टटोले। हर कैरेक्टर में एक नई क्या बोलते हैं उसको, चिंगारी है। और वो चिंगारी, यदि आपने उस चिंगारी तक पहुंच गए तो आपको वाकई उसके अंदर कुछ फ्लेम्स लगेंगी और आपकी थीसिस को एक नया रूप देंगी। और वो हो सकता है कि जैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार याज्ञसेनी को मिला है, ऐसे ही आपके भी किसी रिसर्च को आप पब्लिश कराएं और इस तरह का अवार्ड मिल सके, क्योंकि आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, उसको फीमेल एंगल से देखना है। आप भले ही मेल हैं, लेकिन एक बार उस कैरेक्टर के अंदर अपने परिवार की कोई स्त्री को रख के देखिए, तब आपको एक नए एंगल से उसका रूप दिखाई देगा और आपकी रिसर्च में नए चार चांद लग जाएंगे। तो मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। मुझे लगता है मैंने बहुत समय ले लिया है। आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई वाज allotted to, but I tried my best to explain the points, and I welcome any query you people have. I would love to share, explain it. Please ask if you have any
query related to that. Thank you very much. Thank you Ananta ji. Thank you. थैंक यू। उपस्थित यहाँ जो भी हमारे श्रोता श्रोत्री बंधुवर्ग हैं, किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना है तो आप लोग मैम को पूछ सकते हैं। जिन सबको अगर हिंदी या इंग्लिश ठीक से आ नहीं रहा है, वो सब अगर बंगला में भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बंगला में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ट्रांसलेट करके इंस्टेंट मैम के पास पहुंचा दूंगा। जो भी यहाँ उपस्थित है, अगर कुछ प्रश्न है आज के विषय के ऊपर तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। हम लोग कुछ देर के लिए इंतजार करें। फिलहाल अभी के लिए शायद किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन ये सेशन रिकॉर्ड रहेगा और BSSCI सर्च टू रिसर्च के प्लेलिस्ट में दिया जाएगा। मैं मैम को भी भेज दूंगा, मीनू काश्यप मैम को, माननी शर्मा मैम को। आज जो सब आप सब उपस्थित थे और मार्ग प्रदर्शन किए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। सच में ही एक नया टॉपिक है जो नई दिशा दिखा सकती है जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं इन सब के लिए। तो मैं आप सबको, एक्चुअली आप सब बड़े हैं मैं शुक्रिया नहीं बोल सकता हूँ आप सबको, मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ संपूर्ण BSSCI सर्च टू रिसर्च की तरफ से हम सबको मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। मैम आप सबके चरणों में प्रणाम। आप हिमानी शर्मा मैम बहुत अच्छा गाइडलाइन आप सब दिए हम सबको। हम लोग थैंक्स की ओर बढ़ते हैं। मैं बनहिश्री दास अधिकारी को, जो हमारे BSSCI सर्च टू रिसर्च के छात्रा रही हैं और अभी PG डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता में पढ़ रही हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा आप वोट ऑफ थैंक्स के माध्यम से आज का जो प्रोग्राम है, सेशन जो है, इसको आगे बढ़ाए। बनहिश्री। Belated good evening everybody present here. Okay. Thank you Amita for giving me this opportunity to address the vote of thanks. I Bonhishri Dasodhikari from BSSEI Search to Research, giving my heartfelt thanks and gratitude and also respect to all of my friends, juniors, seniors and honorable professors present here. Today we learned, or rather we can say we got a proper guideline from Professor Meenu Kashyap ma'am that how we can do research works on female characters of Sanskrit literature in new perspectives. I want to give heartfelt thanks, gratitude and pranams to her Lord's feet with whole family to search to research. I also offering my pranams and respect to Himani Sharma ma'am. Ma'am also guided us in a very good way. They both became the torch bearers on this very field and we can easily follow them and their sayings. Really a heart-soothing, mesmerizing session it was. I also offering my love and respect to all participants, other professors and research scholars present with us and made it successful. Thank you everyone. Now we will chant the Santi Patha. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Thank you. थैंक यू बनहिश्री मैम। तो अभी हम सब इजाज़त चाहते हैं सत्र की समाप्ति के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, जो भी आज सब यहाँ उपस्थित थे सबको शायद अच्छा लगा होगा। मैं भी आपको कोटिशः धन्यवाद निवेदित करना चाहता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम, हिमानी शर्मा मैम के चरणों में भी प्रणाम। बहुत ही नया टॉपिक था, हमको लगता है कि बहुतों को उपकार होगा। अभी आप लोगों से जब हमारे ये जो शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं विश्व भारती में, उसके बाद आप लोगों से भेंट हो रही है, साक्षात हो रही है वर्चुअली आजकल, तो अभी लगता है कि और भी कितने सारे चीज है जो हम लोगों को जानना है संस्कृत से और आधुनिक विषयों के साथ रिलेट करते हुए। आज एक नया चीज, एक नया टॉपिक जो मैं आपसे जाना, सच में मैं ये पहले सोच के नहीं देखा था, उतना सोचा भी नहीं था कि
जितने सारे शेक्सपियर के ड्रामा हैं हम देखे हैं, सिम्बलिन, टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस द प्रिंस ऑफ टायर, और ट्रेजेडी के विषय में भी जो सब बोले, मैकबेथ एक्सेट्रा। तो वहाँ सच में ही फीमेल कैरेक्टर्स के विषय में उतना कुछ गुरुत्व इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन सच में अगर उन दिनों के बारे में हम सोचे कि जब चारुदत्तम नाटक लिख रहे हैं उस समय वहाँ बसंत सेना का अगर हम लोग आम तौर पे सोचे कि बसंत सेना का जो सोशल स्टेटस है, I want to say this in this way, actually many juniors are also there, so उनका जो सोशल स्टेटस था, उनके साथ ब्राह्मण चारुदत्त का प्रेम दिखा रहे हैं। बसंत सेना का जो माने उनका जो आगे उनका कैरेक्टर उभर के आ रहा है, भले ही चारुदत्तम नाटक है उनका, लेकिन बसंत सेना का जो कैरेक्टर है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का जो कैरेक्टर है, हर जगह में ये फोकस्ड हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, वुमेन, उनका सोसाइटी में उनका जो योगदान है, उनका स्थान जो है, इन सभी विषयों में। तो आज ये सब चीज मैं खुद जान पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है आज। मैं आपको बार बार धन्यवाद निवेदित करना चाहता हूँ, प्रणाम निवेदित करना चाहता हूँ। सच में हम भी बहुत कुछ सीखे आज मैम, मैंने धन्य हैं हम सब। हाँ, और हम सब अभी आपसे इजाजत चाहते हैं समाप्ति के लिए मैम। ठीक है मैम, प्रणाम। Thank you for giving me this platform. Thank you very much. Thanks. Congratulations to all of you, beta. Thank you so much. Thank you, बच्चे. Thanks.